नमस्कार। हम राजस्थान की जो प्रमुख लाग बाग थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की प्रमुख लाग बाग, राजस्थान की जो प्रमुख लाग बाग थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ लाग बाग या कह सकते हैं कि कर, जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। अन्य जो प्रमुख लाग बाग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख लाग बाग के बारे में बात कर रहे थे और उनमें से कुछ लाग बाग हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे बात करते हैं। आज के वीडियो में जो लाग बाग हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले है दूध लाग। सबसे पहली लाग की बात करें तो उसका क्या नाम है? दूध लाग। अब कि ये दूध लाग क्या है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, जो जागीरदार होता था वह जागीरदार ये लाग या ये कर है ये वसूल किया करता था। जागीरदार है वो जागीरदार कर वसूल करता था। और जागीरदार किसके लिए? ठिकाने के लिए। यानी जागीरदार ठिकाने के लिए क्या करता था? ये कर वसूल करता था। जागीरदार ठिकाने के लिए कर वसूल करता था। किसके रूप में करता था? दूध के रूप में। यानी जागीरदार ठिकाने के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन जो घर होता था, प्रतिदिन दूध के रूप में कर वसूल किया करता था। दूध के रूप में ये कर वसूलता था। और ठिकाने के लिए जागीरदार है वो प्रतिदिन है, वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक शेर, यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलो, प्रति व्यक्ति एक शेर, या कह सकते हैं कि 1 किलो दूध है। वो 1 किलो दूध है वो प्रत्येक घर से 1 किलो दूध है वो प्रत्येक घर से क्या करता था? प्रत्येक घर से मंगवाता था। और बारी बारी, यानी नियत कर दिया जाता था कि आज इस घर से आएगा, आज इस घर से आएगा, आज इस घर से आएगा। तो इस प्रकार से वो प्रत्येक घर से वो दूध आता था। दूध प्रत्येक घर से बारी 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 मंगवाया जाता था। या बारी बारी प्रत्येक घर से मंगवाता था। यानी कौन मंगवाता था? तो ये जागीरदार है। ये ठिकाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक शेर दूध है वो प्रत्येक घर से क्या करता था? बारी बारी मंगवाता था। बारी बारी मंगवाता था यानी निश्चित कर दिया जाता था कि आज इस घर से आएगा, कल इस घर से आएगा, परसों इस घर से। इस प्रकार से वह लगातार दूध लेता रहता। उसके बाद में बात करते हैं, अगली जो लाग बाग है उसकी बात करें तो वो है न्योता लाग। कौन सी है? न्योता लाग। न्योता लाग यानी मारवाड़ी भाषा में हम कहते हैं न्यूता। न्यूता ये ठीक इसी प्रकार की लाग है, ये इसी प्रकार का लाग बाग है जो जागीरदार, पटेल और चौधरी, जागीर का जागीरदार, वहां का पटेल और वहां का चौधरी, ये लाग बाग या कर वसूल किया करते थे। कब? इनके जब लड़के या लड़की की शादी होती थी, लड़के या लड़की की जब शादी होती थी तब
यानी जागीरदार पटेल और चौधरी के घर पर लड़के या लड़के की जब शादी होती थी तो उस समय ये किसानों से कर वसूल किया करते थे। उसके समय शादी होती थी तब किसानों से कर वसूलते थे। किसानों से ये कर वसूलते थे, यानी एक प्रकार से न्यूते के रूप में, जैसे हम न्यूता न्यूता लिया जाता है शादी विवाह में, ठीक उसी प्रकार से ये जागीरदार पटेल और चौधरी थे। जब भी इनके लड़के या लड़के की शादी होती थी तो ये किसानों से कर के रूप में इसे वसूल किया करते थे, टैक्स के रूप में इसे वसूल किया करते थे। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो अगली जो लाग बाग है उसका नाम है पंडित की पाग। इसका नाम है पंडित की पाग। यानी ये जो पंडित की पाग है, ये जो जागीरदार होता था, जागीरदार, ये जागीरदार है, ये कर वसूल किया करता था। ये एक प्रकार का कर है जो जागीरदार वसूल किया करता था। और जागीरदार है वो शिक्षा के नाम पर, किस नाम पर? तो शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर क्या करता था? कर वसूल करता था। पंडित की पाग ये एक प्रकार की लाग बाग है जो जागीरदार के द्वारा उस जागीर के जो लोग होते थे उनसे शिक्षा के नाम पर यह कर वसूल किया जाता था। शिक्षा के नाम पर कि आपके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, आपके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तो उसके नामों पर क्या करता था? कर वसूल करता था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पंडित की पाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नजराना। नजराना ये कर लिया जाता था, किसानों से ही लिया जाता था। किससे लिया जाता था? किसानों से लिया जाता था। और ये कौन लेता था? तो ये भी जागीरदार के द्वारा ही लिया जाता था। क्यों? किसानों से कौन लेता था? जागीरदार लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि जागीरदार जागीरदार जब भी राजा के सामने जाता, जागीरदार जब भी राजा के सामने जाता था, तो जब वह राजा के सामने जाता तो उस समय इस जागीरदार को, राजा को क्या करना पड़ता था? नजराना देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? नजराना देना पड़ता था, यानी भेंट स्वरूप मिलना। जब सामने जाते मिलते तो भेंट स्वरूप जो कुछ भी दिया जाता था उसे क्या कहा जाता है? भेंट स्वरूप कुछ भी दिया जाता उसे नजराना कहते हैं, उसे नजराना कहते हैं। तो जागीरदार जब भी राजा के सामने जाता तो भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देता था, उसको देना पड़ता था, देना पड़ता था। अब जागीरदार है, ये इसका भार किस पर डाल देता था? किसानों पर। यानी जब भी जाता नजराना देना होता था तो वो नजराना वो स्वयं अपने पास से न देकर उसे कर के रूप में किससे वसूल किया करता था? तो कर के रूप में किसानों से ये वसूल किया करता था। तो ये कहलाता है नजराना कर। आगे बात करते हैं। तो झूपी लाख, झूपी लाख जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धुओं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुओं भी कहा जाता है। ये लाग है, ये भी जागीरदार के द्वारा ली जाती है। ये लाग भी जागीरदार के द्वारा ली जाती है, जो एक प्रकार से गृह लाग है। यानी घर पर लाग बाग ली जाती है। घर पर लाग बाग ली जाती है। एक प्रकार से गृह कर है, एक प्रकार से ये गृह कर है। घर के लिए ये कर लिया जाता है। और ये प्रति परिवार है वो 1 रुपए से लेकर 5 रुपये तक लिया जाता था। प्रति परिवार 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक ये कर लिया जाता था, जो एक प्रकार से घर पर ली जाने वाली लाग थी, जिसे क्या कहा जाता है? जूफी लाग या धुओं लाग कहा जाता है। उसके बाद में आगे बात करें
तो अगली जो लाग है वो है पान चराई। पान चराई यानी ये जो लाग है, ये पान, पान का अर्थ क्या होता है? पत्ते। पत्ते यानी जागीर की जो खालसा भूमि होती थी, जागीर की जो खालसा भूमि होती थी, उस खालसा भूमि पर, उस खालसा भूमि पर अगर कोई अपने पशुओं को पेड़ों के पत्ते वगैरह हैं वो खिलाता, खालसा भूमि पर जो पेड़ पौधे होते थे, उन पेड़ पौधों के जो पत्ते होते थे, वो पत्ते खिलाने के लिए, या कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के जो पत्ते होते थे, उन पत्तों में अपने पशुओं को चराते थे। तो पशुओं को चराने के एवज में, पशुओं को चराने के एवज में, चराने के एवज में यह कर लिया जाता था। खालसा भूमि पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो पान, जो पत्ते होते हैं, वो पान चराई के लिए, पशुओं को अगर वहां पर कोई चराते हैं तो उनसे लिया जाने वाला जो कर है वो क्या कहलाता है? तो वो पान चराई कर कहलाता है। पान चराई कर उनसे लिया जाता था। उसके बाद में बात करें तो पोस्ट कार्ड, उसके बाद में है पोस्ट कार्ड लाग। पोस्ट कार्ड यानी डाक, पोस्ट कार्ड यानी डाक, यानी डाक खर्च है एक प्रकार से। जो डाक होती है उस डाक पर खर्च होता है, पत्र व्यवहार होता है, उसके लिए जो खर्च होता है, वो खर्च को, उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? तो किसानों से ये टैक्स लिया जाता था, किसानों पर ये लाग लगा दी गई, ये किसानों से वसूल किया जाता था। यानी ठिकाना होता है था, वो ठिकाना इसे वसूल करता था, ठिकाना इसे वसूल करता था। और ठिकाना है वो, ठिकाना है वो डाक खर्च के रूप में, डाक खर्च के लिए क्या करता था? किसानों से ये कर वसूल करता था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो पोस्ट कार्ड लाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आगे है फलावट लाग। आगे जो लाग है वो है फलावट लाग। और ये फलावट लाग है, ये किसान की जो फसल होती थी, किसान की जो फसल होती थी, उस किसान की फसल का आकलन करने के एवज में, किसान की जो फसल होती थी, उस फसल का, उस फसल का आकलन किया जाता था। यानी किसान की जो फसल होती थी, उस फसल का जब आकलन किया जाता था, तो उस फसल का आकलन करने के एवज में, या जो लाग बाग ली जाती थी, उनकी जो लाग होती थी, उस लाग का आकलन करने के एवज में जो कर लिया जाता था, जो लाग ली जाती थी, वो किस नाम से जानी जाती थी? तो वो फलावट के नाम से जानी जाती थी। यानी किससे लाग बाग जो भी थी, उनका जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा रखें, फसलों का आकलन करें किसकी कितनी होगी, तो उसके एवज में जो लाग बाग ली जाती है, जाती थी, वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो फलावट के नाम से जानी जाती है। और ये जो लाग बाग है, ये देखिए किस रूप में ली जाती थी? तो ये अनाज के रूप में ली जाती थी। यानी यहाँ पर इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाता था, बल्कि ये अनाज के रूप में ली जाती थी। और अनाज के रूप में जो फसल का आकलन किया जाता था, तो एक मण पर, एक मण पर यानी 40 किलो पर 5 किलो अनाज लिया जाता था। एक मण पर 5 सेर यानी 40 किलो पर 5 किलो, 40 किलो के एवज में कितना ले लिया जाता था? 5 किलो इनसे अनाज ले लिया जाता था। तो ये फलावट लाग है, ये किस रूप में ली जाती थी? तो ये अनाज के रूप में ली जाती। अब देखिए आगे बात करते हैं, और कौन कौन सी लाग है उनकी बात करते हैं। उसके बाद में है फाड़िया लाग। फाड़िया लाग, ये फाड़िया लाग है, ये भी किसके द्वारा ली जाती? जागीरदार के द्वारा। ये भी जागीरदार के द्वारा ली जाती थी।
और जागीरदार ये किस रूप में लेता था, किस प्रकार से लेता था? तो जागीरदार है वो जागीरदार जब हासिल का हिस्सा लेता था, जागीरदार जब हासिल का हिस्सा लेता था तो हासिल का हिस्सा लेने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती थी? हासिल का हिस्सा लेने के लिए उसे कपड़ों की आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता होती थी? तो कपड़ों की आवश्यकता होती थी। यानी जो भी अनाज वगैरह जो भी वो लेगा वो कपड़ों में बांध बांध कर रखेगा। किस में बांध बांध कर रखेगा? कपड़ों में बांध बांध कर रखेगा। तो जो हिस्सा लेगा उसके लिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ती थी? तो उसके लिए उसे कपड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। और तो उन कपड़ों के लिए, उन कपड़ों की खरीद के लिए, कपड़े खरीद कर लाए, इसके लिए वह क्या करता था? जो कर लिया करता था, जो कर लिया करता था, वो कर है वो किस नाम से जाना जाता है? वो फाड़िया लाग के नाम से जाना जाता है। और ये कर ये प्रत्येक जो किसान था, ये कर है ये प्रत्येक किसान से लिया जाता था और प्रत्येक किसान से 1 मण से 1.5 मण तक अनाज लिया जाता था। यानी ये भी किस रूप में? अनाज के रूप में लिया जाता था। और एक किसान से 1 मण से लेकर 1.5 मण तक यानी 40 किलो से 60 किलो तक ये अनाज के रूप में ये वसूल किया जाता। उसके बाद में देखिए बात करें तो बकरा लाग, यानी प्रत्येक किसान है उससे ये लाग भी ली जाती थी, बकरा लाग भी ली जाती थी। कौन लेता था? तो जागीरदार ही लेता था। जागीरदार है वो क्या करता था? जागीरदार प्रत्येक किसान से, जागीरदार प्रत्येक किसान से 1 बकरा लेता था। प्रत्येक किसान से क्या करता था? 1 बकरा लेता था। प्रत्येक किसान को, प्रत्येक किसान को जागीरदार को 1 बकरा देना होता था, जो किस नाम से जानी जाती है? बकरा लाग के नाम से। अब अगर किसी किसान के पास में बकरा नहीं है, अगर किसी किसान के पास में बकरा नहीं है, वह बकरा नहीं दे सकता, तो उसे 2 रुपये, कितने रुपए देने होते थे? तो उसे 2 रुपए देने पड़ते थे। यानी वो बकरा लाग के रूप में, या तो उसको 1 बकरा दे दीजिए खाने के लिए, जागीरदार है वो अपने खाने के लिए क्या करता था? प्रत्येक किसान से 1 बकरा लेता था। अगर बकरा किसान नहीं दे सकता तो उसे कितने रुपए लिए जाते थे उस बकरे के रूप में? कि बकरा नहीं दे सकते तो बकरा खरीदने के लिए आप रुपए दे दीजिए। और ये प्रत्येक किसान से 2 रुपए लिया जाता था, बकरा लिया जाता था। अगर बकरा नहीं होता तो 2 रुपए लिए जाते थे। और ये लाग वाग किस नाम से जानी जाती थी? तो ये बकरा लाग के नाम से जानी जाती। उसके बाद में हाथी के फूले, हाथी के फूले लाग, यानी बात करें तो प्रत्येक राजा है वो अपने पास हाथी भी रखते थे। जो जागीरदार है वो भी हाथी रखा करते थे। राजा महाराजा जागीरदार सब क्या करते थे? हाथी रखते थे। तो ये जो हाथी रखते थे तो इन हाथियों को खिलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? घास की भी आवश्यकता होती थी। हाथियों को खिलाने के लिए घास की भी आवश्यकता होती थी। और ये जो घास है, इस घास के लिए जो खर्च होता था वो खर्च किन से वसूल किया जाता था? तो वो खर्च भी किसानों से वसूल किया जाता था। किससे वसूल किया जाता था? किसानों से वसूल किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि हाथियों के खाने के लिए जो घास लाई जाती थी, हाथियों को खिलाने के लिए जो घास लाई जाती थी, उस घास के लिए भी किससे कर लिया जाता था? तो वो कर किसानों से लिया जाता था, जो किस नाम से जाना जाता था? हाथी के फूले के नाम से जाना जाता। तो आज हमने 8-10 प्रमुख जो लाग बाग हैं उनकी बात की है। अन्य जो लाग बाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।